नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम फाइनल ईयर EAFM पेपर 1 फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशंस वित्तीय बाजार परिचालन का अपन मनी मार्केट वाला चैप्टर स्टडी कर रहे थे। मुद्रा बाजार में अपन ने 2-3 चीज़ें हैं वो देखी थी, जिसमें डेफिनेशन ऑफ मनी मार्केट, फिर कंपोजिशन ऑफ मनी मार्केट, फिर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट और उसके बाद में ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स। आज अपन इसमें स्टडी करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट एंड सजेशंस फॉर इम्प्रूविंग इंडियन मनी मार्केट। तो स्टार्ट करते हैं अपन डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, जिसमें आपका नंबर 1 आता है इंपॉर्टेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्र का महत्व है। जैसा कि अपन पहले वीडियो में भी अपन ने फाइनेंशियल मार्केट के डिफेक्ट्स हैं उनको स्टडी करा था। उस दिन भी बात कर रहा था मैं, नियर बाई 50% मार्केट है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का आता है। हालांकि ये एक्चुअल डेटा नहीं है, नियर बाई 50% में बोल रहा हूँ। नियर बाई 50% का मीनिंग ये है कि लगभग आधे बाजार पे साहूकार, महाजन, देसी बैंकर्स, इस टाइप के इंस्टीट्यूशंस हैं वो फंड सप्लाई करने का काम करते हैं। रिमेनिंग पार्ट है वो डायरेक्टली आपका RBI के कंट्रोल में आता है। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर सारा मार्केट या जितना भी फंड सप्लाई होता है वो RBI के कंट्रोल में आ जाए तो उस केस में RBI की मॉनेटरी पॉलिसी को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करा जा सकता है। तो इंडियन मनी मार्केट का सबसे बड़ा डिफेक्ट ये है कि यहाँ पे नियर बाई 50% अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट एग्जिस्टेंस में रहता है। फिर सेकंड आता है आपका लैक ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज, बैंकिंग सुविधाओं का अभाव। इसको अपन 2 टर्म में देखेंगे, एक तो नंबर ऑफ बैंकिंग सर्विसेज और दूसरा नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेज। जैसे अपन बात करें इंडिया में बेसिक सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराई जाती है। सेविंग अकाउंट हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट जिसे RD बोलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट, उसके बाद में करंट अकाउंट। लेकिन जैसे इनडेफिनेट टाइम पीरियड डिपॉजिट स्कीम और जो अदर स्कीम्स जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज में होती है वो इंडियन बैंक्स में 100% अवेलेबल नहीं होती है। ये तो बात हुई बैंकिंग फैसिलिटीज़ की। सेकंड टर्म में अपन बात करते हैं नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेज, या कितने पर्सन्स पे बैंक की अप्रोच है। अब इसके लिए सबसे बड़ी बात है इंडिया की पॉपुलेशन ओवर 137 करोड़ है, 137 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में निवास करते हैं। नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेज है वो आपकी कमर्शियल बैंक्स की बता रहा हूँ, वो नियर बाई 1,52,000 है। अब 1,52,000 है, उसमें भी 60% बैंक ब्रांचेज है वो तो अर्बन एरिया में है और रिमेनिंग 40% बैंक ब्रांचेज है वो रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में है। और अपन पॉपुलेशन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बात करें तो 67% पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र में है और 33% पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया में है। यानी इम्बैलेंस सा हो जाता है कि जहाँ पे पॉपुलेशन कम है वहाँ पे नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेज ज़्यादा है और जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेज कम है। फिर थर्ड आता है आपका डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज दरों में अंतर। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स की अपन बात कर रहे हैं वो 2 टर्म में आएगी, एक डिपॉजिट के रेफरेंस में और एक लेंडिंग के रेफरेंस में। जैसे अपन डिपॉजिट की बात करें तो सेविंग अकाउंट है, आपके जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है वो आपको 3.25% पर एनम इंटरेस्ट है वो प्रोवाइड कराते हैं। आपके करंट अकाउंट पे 0% है। RD की अगर आप बात करें तो वो आपका 4 to 6% मिलेगा और FD की अपन बात करें तो वो जनरली 5 to 7.5% के बीच में वेरी करता है। ये तो हुई बात डिपॉजिट के रिगार्डिंग, और वो भी सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है वो अपने अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें चेंज करते हैं। फिर उसके बाद अगर अपन लेंडिंग की बात करें तो जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है वो सस्ती दरों पे नियर बाई 7-8% पे मिल जाता है और टाइमली आप अमाउंट डिपॉजिट करवा देते हैं तो उस केस में इंटरेस्ट में सब्सिडी भी ऑफर होती है। पर्सनल लोन की आप बात करते हैं तो वो आपका जनरली 12 to 16% में वेरी करता है। हाउसिंग लोन्स की अपन बात करें वो नियर बाई 7.5% to 9.9% में वेरी करता है। व्हीकल लोन्स की बात करें वो 10 to 12% की रेंज में वेरी करता है। और ऐसे आपके एजुकेशन लोन की बात करी जाए तो वो भी 10 to 12 के बीच में वेरी करता है। यानी लेंडिंग के रेफरेंस में देखा जाए या फिर आपके डिपॉजिट के रेफरेंस में, दोनों ही केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको डिफरेंट मिलेंगी। ये तो बात हुई सिर्फ बैंकिंग सेक्टर की।
अब अगर अपन इसको ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों में कंपेयर करें तब भी बड़ा डिफरेंस मिलता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जैसे साहूकार है, महाजन है, ये लोग जनरली 2 रुपए सैकड़ा अपन बोलते हैं, उसका मीनिंग होता है 24% पर एनम, यानी 24% वार्षिक ब्याज है वो चार्ज किया जाता है। और बैंकिंग सेक्टर में आपका 12 to 16%, यानी अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है उनमें भी डिफरेंस है, और ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है उसकी डिपॉजिट रेट्स में और लेंडिंग रेट्स में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय की कमी। ये आपका 2 पार्ट पे इसी को अपन डिस्कस करेंगे। पहला तो आपका ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित मुद्रा बाजार, और दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड, दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। रीजन बीइंग, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है वो तो डायरेक्टली आरबीआई से कंट्रोल होता है, बट अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है उस पर कोई भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं होती है, तो इन दोनों में कोऑर्डिनेशन की कमी हमेशा देखने को मिलती है। दूसरा अपन बात करें आपके ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट की, तो उसमें भी 2 पार्ट्स आते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। और कैपिटल मार्केट को आपका कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या रेगुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेबी की होती है। फिर से यहाँ पे 2 इंस्टीट्यूशन हैं, तो दोनों के अलग अलग रूल्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। यानी ऑर्गेनाइज्ड में भी मनी एंड कैपिटल मार्केट है, उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी मिलेगी, और अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन होता ही नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है आपका लैक ऑफ कैपिटल इन मनी मार्केट, मुद्रा बाजार में पूंजी की कमी। ये चाहे अपन कैपिटल मार्केट की बात करें चाहे आपके मुद्रा बाजार की बात करो, दोनों ही मार्केट में जितनी रिक्वायरमेंट इंडिया में कैपिटल की है वो सप्लाई नहीं होती है। फिर उसके बाद में भी अपन इंडिया की ही बात करें तो उसमें डिफरेंट रीजंस हैं, उनमें आपकी सप्लाई ऑफ मनी या सप्लाई ऑफ फंड्स है वो डिफरेंट आपको देखने को मिलता है। जैसे अपन बात करें रूरल में फंड्स की सप्लाई है वो मिनिमम होती है, और अर्बन एरियाज में फंड्स की सप्लाई है वो आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट आता है लैक ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, साख संस्थाओं की कमी। इंडिया में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस्टेब्लिश करे गए, बट वो जनरली ज़्यादातर हैं वो कैपिटल मार्केट में डील करते हैं। जैसे 1948 में IFCI बैंक है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, फिर ICICI कॉरपोरेशन है वो 1955 में इस्टेब्लिश हुआ, फिर उसके बाद 1964 में IDBI बैंक, फिर 1982 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, और 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड, फिर 1990 में सिडबी बैंक। बट ये जितने भी नाम मैंने अभी लिए ये मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैपिटल मार्केट के हैं। मनी मार्केट में अपन अगर इंस्टीट्यूशंस के बिहाफ पे बात करें तो इंडिया में सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट एक आपका बिल मार्केट का आता है। उन बिल को एक्सेप्ट करने और डिस्काउंटिंग करने के लिए इंडिया में कोई भी इंस्टीट्यूशंस है वो आज की डेट में नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे आपके क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट की रिक्वायरमेंट है। फिर नेक्स्ट आता है आपका लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बिल मार्केट, संगठित बिल बाजार का अभाव। इसके भी 2-3 रीजन आते हैं। जैसे पहले भी मैंने वीडियो में बताया था 1952 में आरबीआई ने बिल कल्चर है वो डेवलप करना स्टार्ट करा था। फिर 1970 में आपकी रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवा दी। बट आज की डेट में भी इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड बिल मार्केट है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा है। उसके 2-3 रीजन आप मान सकते हैं। एक तो इंडिया के बिजनेसमैन्स में बिल कल्चर है वो डेवलप ही नहीं हुआ। दूसरा जो बिल मार्केट है उसमें हैवी ड्यूटी है वो इम्पोज करी जाती है। तीसरा आपके जो बैंकिंग सेक्टर है उसका भी इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। चौथा जो मैंने इससे पिछले पॉइंट में भी बताया था एक्सेप्टेंस एंड डिस्काउंटिंग हाउसेज हैं उनकी इंडिया में कमी है या फिर अपन कहें एक भी नहीं है। तो ये सारे रीजंस हैं कि इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड बिल मार्केट है वो आज की डेट में नहीं है। हालांकि आरबीआई ने एस्टैब्लिश कर रखा है बट वो डेवलप नहीं है। फिर लास्ट आता है सीजनल रिक्वायरमेंट, मौसमी आवश्यकताएं। ये अपन पहले वीडियो में भी डिस्कस करा था। इंडियन इकोनॉमी है उसकी बैकबोन आज भी आपकी एग्रीकल्चर को माना जाता है। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि नियर बाई 48% इंडियन पॉपुलेशन है उसका एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है वो एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटीज टू एग्रीकल्चर बनता है। जैसे आपका एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशरीज हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, इन चीज़ों पे डिपेंडेंसी है वो ज़्यादा है। और इंडिया में जब फसल काटी जाती है उसके बाद में अनाज मंडियों में आता है
तो अक्टूबर से लेके अप्रैल तक का टाइम है वो आपका बिजी शेड्यूल माना जाता है और रिमेनिंग टाइम है उसे स्लैक सीजन माना जाता है। तो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है। उस केस में आरबीआई के लिए डिफरेंट बैंक्स के लिए क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी मेंटेन करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो ये सारे आपके पॉइंट्स हैं जो इंडियन मनी मार्केट के अपन डिफेक्ट्स या दोष के रूप में देखते हैं। फिर सेकंड पार्ट आपका आता है सजेशंस फॉर इंप्रूविंग इंडियन मनी मार्केट, भारतीय मुद्रा बाजार में सुधार के सुझाव, जिसमें नंबर 1 आता है कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्र पर नियंत्रण। ये मैंने पहले उसी में भी डिस्कस करा था डिफेक्ट्स में। अगर आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वो आरबीआई के कंट्रोल में आ जाए तो डायरेक्टली आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर पाएगा। सेकंड आता है आपका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब जैसे आप चाहे कैपिटल मार्केट के इंस्टीट्यूशंस की बात करो चाहे मनी मार्केट के, जैसे मनी मार्केट में 2-3 सजेशंस हैं वो दिए जा सकते हैं। एक तो आपके एक्सेप्टेंस हाउसेज हैं उनका एस्टैब्लिशमेंट हो जाए ताकि आपके बिल कल्चर को डेवलप करा जा सके, और उनसे एक्सेप्टेड बिल हैं उनके लिए डिस्काउंटिंग हाउसेज होने चाहिए जिनसे डिस्काउंटिंग करवा के बिल को कैश में कन्वर्ट करा जा सके। दूसरा, लॉन्ग टर्म के पर्पज से जैसे नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट है वो पूरे इंडिया में एग्रीकल्चर और रूरल इंडस्ट्रीज को फंड सप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसके लिए ऐसा भी तो हो सकता है कि एग्रीकल्चर के लिए डिफरेंट बैंक हो और आपकी रूरल इंडस्ट्रीज के लिए डिफरेंट बैंक हो, और उसमें भी आपके डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड करके अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इस्टेब्लिश करा जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ बिल मार्केट, बिल बाजार का विकास। ये चीज़ अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए 2-3 चीज़ें मेन होती हैं। एक तो एक्सेप्टेंस हाउस है वो इस्टेब्लिश होने चाहिए, दूसरा डिस्काउंटिंग हाउसेज हैं वो इस्टेब्लिश होनी चाहिए, जो हैवी स्टैंप ड्यूटी लगती है वो आपकी मिनिमाइज करी जाए, उसके बाद में नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेज हैं उनको इंक्रीज करा जाए या फिर न्यू बैंक्स हैं वो इस्टेब्लिश करे जाएं। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ बैंक ब्रांचेज, बैंक शाखाओं का विस्तार। ये मैंने पहले भी बताया था, इंडिया की 137 करोड़ की पॉपुलेशन और नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेज ओनली 1,52,000। ये कमर्शियल बैंक ब्रांचेज बता रहा हूँ जिसमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक तीनों इंक्लूडेड है। बट 1,52,000 बैंक ब्रांचेज हैं वो क्या कंप्लीट इंडिया के अकाउंट मैनेज करना, उनको लोन्स देना, उनके डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का काम कर सकते हैं? और रीजन बीइंग पहले भी आपका पॉइंट में डिस्कस हो रहा था 67% पॉपुलेशन है वो रूरल में है, तो कम से कम 50% बैंक ब्रांचेज हैं वो तो रूरल में होनी चाहिए। हालांकि आरबीआई ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं, उसके बाद में इंप्रूवमेंट भी आया है। जो न्यू बैंक ब्रांचेज इस्टेब्लिश हो रही है उसका 80% है वो रूरल एरिया में इस्टेब्लिश हो रहा है। फिर नेक्स्ट आता है आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लियरिंग हाउसेज, समाशोधन गृहों की स्थापना। अब एक कन्फ्यूजन तो आप लोगों को ये होगा कि समाशोधन गृह या फिर आपके क्लियरिंग हाउसेज होते क्या हैं। आरबीआई की क्लियरिंग हाउसेज इंडिया में 14 हैं और आपके कमर्शियल बैंक्स हैं उनके ओवर 900 क्लियरिंग हाउसेज हैं वो इंडिया में आज की डेट में आपको देखने को मिलेंगे। मान लीजिए कोई ए पर्सन है जिसका बैंक अकाउंट है वो पीएनबी बैंक में है और उसको किसी बी पर्सन का पेमेंट करना है, बी पर्सन का बैंक अकाउंट है वो एसबीआई बैंक में है। अब पीएनबी का चेक लेके कोई भी पर्सन है वो पीएनबी में तो नया अकाउंट ओपन करवाएगा नहीं, वो अपने एसबीआई की बैंक ब्रांच में जाएगा, वहां इस चेक का प्रेजेंटमेंट करेगा इनकैशमेंट पर्पज से। अब यहाँ पे एसबीआई बैंक है उसका क्लियरिंग हाउस होगा वो इस चेक को क्लियर करवाने का काम करता है। यानी क्लियरिंग हाउस में जाएगा, फिर यहाँ पे पीएनबी बैंक में एक कस्टमर की सारी डिटेल्स जिसमें आपके उसके अकाउंट में फंड्स की अवेलेबिलिटी, उसके सिग्नेचर, स्टेल चेक तो नहीं है या पोस्ट डेटेड चेक नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपके एसबीआई को पैसा है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हालांकि इस प्रोसीजर को 2010 में ईजी भी करा गया है। CTS स्टैंडर्ड 2010 चेक्स हैं वो इंडिया में आरबीआई ने लॉन्च करवा दिए और CTS की फुल फॉर्म है यहाँ पे चेक ट्रंकेशन सिस्टम। यानी आप बैंक में जाते हैं, एटीएम टाइप की एक मशीन है वो इंस्टॉल्ड होती है, उस मशीन में आपको अपना चेक है वो स्वाइप करना होता है, उसकी वॉइडेड कॉपी यानी जेरोक्स कॉपी है वो आपको मिल जाती है और चेक है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर मेल के थ्रू ही चेक है वो वेरीफाई हो जाता है।
तो प्रोसीजर को इजी जरूर करा गया है, लेकिन नंबर ऑफ क्लियरिंग हाउसेज, चाहे वो कमर्शियल बैंक्स की बात करें चाहे आरबीआई के करें, उसकी आज भी कमी है। रीजन बीइंग आरबीआई के ओनली 14 क्लियरिंग हाउसेज हैं और इंडिया में 1,52,000 बैंक ब्रांचेज हैं। तो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन जितने होते हैं वो सारे क्लियर करने में आरबीआई है, वो भी अभी सफल नहीं मानी जा सकती है। फिर नेक्स्ट आता है ट्रांसफर फैसिलिटी ऑफ मनी, धन हस्तांतरण की सुविधा। हालांकि अर्बन एरिया में इसके रिगार्डिंग अच्छी खासी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, चाहे आप बैंक ब्रांच में कैश डिपॉजिट करवा के थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करें या फिर आपके पास आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस या फिर आपका ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया, ये सारी फैसिलिटी है। बट रूरल में पहली बात तो नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेज कम है, दूसरा इलिटरेट पॉपुलेशन होने की वजह से ये सारी चीज़ें ऑनलाइन मोड में ऑपरेट नहीं कर पाती हैं। तो ये सारे कंस्ट्रेंट्स हैं वो साथ में रहते हैं। तो धन हस्तांतरण की सुविधा है उसको अगर बढ़ाने की जो बात आ रही है वो रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र के लिए बात करी जा रही है। फिर नेक्स्ट आता है एक्सटेंट ऑफ मनी मार्केट, मुद्रा बाजार का विस्तार, यानी नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी लॉन्च करने की जरूरत है, प्लस मुद्रा बाजार का विस्तार है वो ग्रामीण क्षेत्र में करने की आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट और लास्ट आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड डिस्काउंटिंग हाउसेज। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, चाहे बिल मार्केट की अपन जब बात कर रहे थे कि इंडिया में अगर एक्सेप्टेंस और डिस्काउंटिंग हाउसेज है वो इस्टेब्लिश हो जाए तो बिल कल्चर है वो डेवलप हो जाएगा, और बिल कल्चर डेवलप होगा तो बिजनेसमैन को पेमेंट करने और रिसीव करने में आसानी रहती है। एक इसमें पॉइंट और भी आता है, चिट फंड कंपनी जो होती हैं उनको रोकने की या उनके बिजनेस को बैन करने की बात आती है। तो आज के वीडियो में अपन ने दो चीज़ें देखी, एक तो डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट और एक सजेशंस फॉर इम्प्रूविंग इंडियन मनी मार्केट। इससे पहले आपके मनी मार्केट की डेफिनेशन, उसका कंपोजिशन, उसके इंस्ट्रूमेंट्स और ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट होता क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो मनी मार्केट वाला चैप्टर आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।